कर दीजिएगा, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुलदीप कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मोहम्मद तौहीद खान हैं, कुमारी प्रमिला हैं, कुलदीप हैं, रीना पांडे, मनीषा यादव, राठौर विक्रम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सेशन के सवालों पर आते हैं। और कल क्लास स्वास्थ्य की वजह से नहीं चल पाई थी और उम्मीद है कि आज कंटिन्यू क्लास है और करंट भी हुआ है। चलेंगे तो पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। कि वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी चीजें जो है आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और किसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं। जब हम बात कर लेते हैं वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद पाए जाते हैं और चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद में इन इनकी बात कर लेते हैं तो ये तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा कि जादू टोना किसमें है, जादू टोना, जादू टोना कहते हैं ना कि जादू टोना लगा देंगे, तो जादू टोना जो है अथर्ववेद का है। और 5वां वेद है नाट्यशास्त्र। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर 108 जो है उपनिषद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? यहाँ पर 4। अच्छा, कितने पुराण हैं? आपको तो उपनिषद पता चल गया कि उपनिषद यहाँ पर हो गया आपका 108, 108 बार मालाएं जपते हैं ना। पुराण की संख्या कितनी है? कितने पुराण पाए जाते हैं? कितने पुराण यहाँ पर? जादू टोना अथर्व से है और गाना जो है साम में है। तो श्याम वेद में जो है गायन का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। उद्गाता साम का गायन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण। बहुत बढ़िया। एक तरफ से क्वेश्चन आ रहा, आंसर आ रहा है तो बदल गया, लिख देते हैं यहाँ पर 18 पुराण है ना। तो 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 वेदांग और 4 वेद यहां पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना। चलेंगे अगले सवाल पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराग्य का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आंसर करके आप बताएंगे। और ये प्राचीन में जो है युद्ध होता, आज नहीं होता, ये प्राचीन में। ऋग्वैदिक काल में भी सिंधु, सतलज और उसके बाद रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती, इन सारी नदियों का उल्लेख वहां पर होता है। और उसमें से देखा जाए 10 राज्य का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो है वह रावी नदी के तट पर होता है। कौन सी नदी होती है? रावी नदी के तट पर होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। रावी नदी का तट होता है जिसको परसणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? परसणी नदी के नाम से जाना जाता है। 10 राज्य का युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है। चलेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कल्हड़ की पुस्तक का नाम बता दीजिएगा। कल्हड़ की पुस्तक जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, राज तरंगणी है।
राजतरंगणी है, कौन सा है? राजतरंगणी। लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि। यहां पर भी 3 का डी वाला ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल यहां पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर राजतरंगणी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हम चाणक्य बोलते हैं ना, चाणक्य। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति विज्ञान से है। ये राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र, ना कि पैसे से संबंधित है अर्थशास्त्र। जी हाँ। और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिया, इंडिका। चलेंगे क्वेश्चन संख्या नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर कह रहा है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? ठीक है, प्रथम तराइन का युद्ध कब होता है? तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है? ये होता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और यहां पर जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। और हार किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की। और उसके बाद जो है तराइन का द्वितीय युद्ध की बात कर लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो द्वितीय युद्ध होता है ये 1192 ईस्वी में होता है। और यह युद्ध किसके बीच में होता है? यह युद्ध होता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। और यहां पर जीत किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की होती है। और हार किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। बात समझ में आया? और गोरी का एक दूत गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस तराइन के प्रथम युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। किसने हराया था? बहुत बुरी तरीके से हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। और ऐसी क्या कंडीशन आती है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में मामला उलट जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ राजा जयचंद देते हैं यहां पर। और राजा जयचंद की सहायता से 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया है कि मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन राजा जयचंद की बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है ये राजा जयचंद की नहीं, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। और इसी वजह से जयचंद जलन आ गया। जलन आने के बाद जो है यहां पर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की नियुक्ति कर देता। संयोगिता का विवाह जो है स्वयंवर होने वाला था, लेकिन इसी 1191 के जीत के बाद संयोगिता को वह भरे मंडप से उठा करके पृथ्वीराज चौहान दिल्ली लाते हैं और दिल्ली में विवाह करते हैं। दिल्ली में अपना राज तिलक भी करते हैं। और इसी बात का खुन्नस खा करके जयचंद जो है क्या किया? मोहम्मद गोरी को चिट्ठी भेजता है कि आप जाइए और जाने के बाद जो है आप युद्ध करिए और युद्ध में जयचंद की सेना आपको सहायता करेगी। और इसी बात को लेकर के 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो जयचंद ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद गोरी की सहायता किया और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान की यहां पर हार हो जाती है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर तराइन का प्रथम युद्ध में कौन हारा था? यहां पर मोहम्मद गोरी हारा था। क्लियर हो गया? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज दी
करेक्ट आंसर हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बात समझ में आया? अजंता की गुफाएं जो है ये कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर पंजाब राज्य में है। अजंता में यहां पर देखा जाए बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्म से ये संबंधित हैं, अजंता की जो गुफाएं होती हैं। और इसमें देखा जाए 29 गुफाओं देखने को मिलती है। कितनी गुफा है यहां पर? 29 गुफा यहां पर पाई जाती है। और ज्यादातर यहां पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां पर ये? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता और एलोरा, ये बात ध्यान में रखेंगे। और महाराष्ट्र में एक जिला है, जिले का नाम है औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अजंता की गुफा इसलिए फेमस है ना क्योंकि 1983 में 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। और आपको यह भी बता देते हैं कि अभी यूनेस्को की जो है 46वीं बैठक कहां पर संपन्न होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा से करंट से मुद्दे पर देख लेते हैं। यूनेस्को की 46वीं बैठक कहां पर होती है? 46वीं बैठक कहां पर संपन्न होती है? ये होती है नई दिल्ली में। यानी कि भारत अब की बार इसका रिप्रेजेंट किया था, भारत में ये संपन्न होता है इसकी बैठक। और भारत का 43वां स्थल शामिल किया गया है यहां पर। वह कौन सा है 43वां स्थल? वह शामिल हुआ है मोइदम। मोइदम कहां है? असम में। असम में है। क्लियर है? चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, असम में है। कहां पर पाया जा रहा है? तो यहां पर देखा जाए असम में पाया जाता है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर पाया जाता है यहां पर। और यहां पर देखा जाए ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर पाया जाता है। किस जगह पर? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे धाम हैं और सबसे फेमस तो अयोध्या धाम यहां पर है, अयोध्या धाम यहां पर। उत्तराखंड में जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी पाया जाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बद्रीनाथ धाम कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, 4 धाम यहां पर पाए जाते हैं। उस 4 धाम में से एक धाम यहां पर है। और यहां पर बद्रीनाथ धाम में देखा जाए किसका है? यहां पर बद्रीनाथ धाम में जो है पाया जाता है भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु को समर्पित है, ये बात ध्यान में रखेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित है ये बद्रीनाथ धाम। और इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। बद्रीनाथ धाम का निर्माण किसने करवाया? शंकराचार्य। और केदारनाथ में भगवान शंकर जी हैं, केदारनाथ में शंकर जी और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु। ठीक है, समझ में आया ना? गलती मत करिएगा। केदारनाथ में शिव शंकर है,
चलिए क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं। कह रहा है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसके लिए शानदार उदाहरण है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बोधो। यहाँ पर बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पर? जावा प्रांत। और जावा जो है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। तो भारत जावा कला के लिए फेमस है। मुख्यतः जो है ये इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया। देखिए अक्षरधाम मंदिर पहले तो गुजरात में बना, बाद में नई दिल्ली में बना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या नंबर 8। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था? अकबर को हम जलालुद्दीन अकबर के नाम से हम जानते थे। और इस किसी का नाम था पूरा लिख देते हैं, नाम ही लिख देते हैं। अभी देखिए बड़ा खतरनाक नाम है, अबुल मुजफ्फर। उसका पूरा नाम है अबुल मुजफ्फर। पूरे खानदान का नाम अंकित है, मुहाउद्दीन मुजफ्फर। औरंगजेब, औरंगजेब बहादुर आलमगीर, आलमगीर ये नाम है। इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिंदा पीर, ये उपाधि है। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया है। 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया है। उपाधि तो समझ में आ ही गया है। और इसके जो है देखा जाए, शाहजहां के 4 पुत्र थे और उन 4 पुत्र में दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, कई सारे लोग थे। तो यहाँ पर 1707 में मरने के बाद पूरा मुगल वंश ढाना चालू हो गया। मुगल वंश का पतन कब से चालू हुआ है? 1707 ईस्वी के बाद से। इसने अपने पिता, इसका पिता रहता है, मारा नहीं था, पिता जो है शाहजहां को बंदी बना लिया था। बंदी बनाया था। कब बनाया था? 1658 ईस्वी में। इसलिए बना दिया था ना क्योंकि इसके भाई को बना दिया था राजा शाहजहां ने, और ये दक्कन से आकर के युद्ध करता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था? हुमायूं को किसने यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार, थोड़ा मोड़ा रकम नहीं थी, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बड़ा जो है चलिए बड़ा जो है खतरनाक व्यक्ति था। आंसर करेंगे आप लोग। ये ऑफर जब हुआ था ना तो हुमायूं बहुत खुश हो गया, लेकिन
खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। और ये शर्त कब लगी थी? ये शर्त 1600 1538 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में ये शर्त लग गई थी। और 1538 ईस्वी में हुमायूं चला गया बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल जीत कर देना था किसको? शेर खान को देना था। और जब वापस बंगाल से आ रहा था, यहां पर देखेंगे, हो सकता है इमेज कोई पड़ा हो तो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि यहां पर तो हाँ है। अब ये देखिएगा, इतिहास समझ लीजिएगा। फिर जो है यहां पर था, कौन था? चुनार। चुनार पे इस पे पूरा घेरा डाल के रखा था हुमायूं। और जब ये वापस कहता कि हमको क्या चाहिए? बंगाल चाहिए। बंगाल का मतलब ये पूरा का पूरा बंगाल, वो नहीं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं बंगाल को। ये हमको ये बंगाल दे दीजिए और उसके बदले हम क्या करेंगे? उसके बदले हम आपको 10 लाख दिनार वापस देंगे। हाँ, बचपन का नाम फरीद था, वो बात तो सही है। अब हुमायूं चला जाता है, कहां पर जाता है? हुमायूं चला जाता है यहां से घेरा छोड़ करके बंगाल जीतने। और बंगाल जीत करके वापस आ रहा था। वापस जब आ रहा था तो यहीं पर एक जगह है, इस जगह का नाम है चौसा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर, चुनार पर कौन था? यहां पर शेर शाह सूरी था, या जिसे कह सकते हैं शेर खान, यहां पर इंतजार कर रहा था। और हुमायूं जाता है कहां पर? बंगाल। और बंगाल जाकर जब जीत करके बंगाल वापस आता है कि चलो हुमायूं से कहेंगे भैया आप 10 लाख दिनार फिक्स हमारा, तो उस चौसे में इंतजार कर रहा था शेर शाह सूरी। कहता है कि आइए, आपका इंतजार है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। और ये 1539 ईस्वी में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध को जो है किसके किसके बीच में होता है? हुमायूं बनाम शेर खान या शेर शाह सूरी। और यहां पर जीत हो जाती है और यहां पर इसकी हार हो जाती है। और ये नदी में गिर जाता है। भिस्ती नामक जो है एक लेकर के आता है, उसको एक दिन के राजा हुमायूं बनाता, आगरा बचा करके लेकर के आता है। और आगरा जब यहां पर पहुंचता, कहां पर पहुंचता? यहां पर आगरा है। और उसके बाद 1540 ईस्वी में फिर से एक युद्ध होता है, कहां पर? इस जगह पर, कन्नौज। 1540 ईस्वी में जब युद्ध होता, क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी अब यहां से ये पूरा का पूरा बंगाल और पूरा का पूरा चुनार सहित, अब शेर शाह सूरी कहां पर जा रहा है? वो जा रहा है आगरा की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुमायूं की सेना कन्नौज में भिड़ जाती है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? और उसके बाद जो है कन्नौज में फिर से ये किसके बीच में युद्ध होता है? हुमायूं और शेर खान के बीच में युद्ध होता है। और इसमें फिर शेर शाह सूरी जीत जाता है। शेर शाह सूरी की जो है विजय हो जाती है। और इस विजय के परिणाम स्वरूप सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश की स्थापना कब होती है? 1540 ईस्वी में। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। क्लियर हो गया यहां पर। और हुमायूं देश छोड़ करके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं? कौन से युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है, उसको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था ना? कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। ये तो बहुत ज्यादा डिजिट लंबा लग गया। 1576 ईस्वी में होता हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। ये बात तो सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। और इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर बनाम हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में होता है।
1556 ईस्वी में। अकबर बनाम हेमू, जीत किसकी होती है? अकबर की। हार किसकी होती है? हेमू की। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर। चलिए क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं यहां पर 11 नंबर कह रहा है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? इलाहाबाद में, दिल्ली में, जौनपुर में, पानीपत में। तो हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षक हाजी बेगम द्वारा 1569-70 में बनवाया गया था। तो ये कहां पर है? दिल्ली में। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया है? तो अगर हम बात कर लेते हैं बाबर की, तो बाबर कितना 1526 से लेकर के 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 से 1530 ईस्वी तक आता है कौन? बाबर। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर के ये एक बार 39 तक आता है, 1540 कह सकते हैं। ये दो टर्म में आता है, दोनों टर्म लिख दे रहे हैं, 1530 से 40 तक, और दूसरा टर्म है 1555 से 56 तक। ठीक, ये दो टर्म यहां पर देखने को मिलता है। और बीच में जो है शेर शाह सूरी आकर के इसका रंग में भंग डाल देता है। जहांगीर की बात कर लेते हैं। जहांगीर का शासन 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन था, अकबर के बाद। और औरंगजेब अभी हमने आपको बताया था 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका शासन काल चलता रहता है। सबसे ज्यादा शासन काल यहां पर किसका है? औरंगजेब का है। ठीक है ना? तो ये स्थिति पाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, कह रहा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं था, औरंगजेब था, अकबर था, बाबर था। तो मुगल वंश की स्थापना कब होती है? मुगल वंश की स्थापना होती है जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 21 अप्रैल यहां पर 1526 ईस्वी को होता है। इसके बीच में होता है बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर। और ये स्थिति है, और यहां पर बाबर की जीत होती है और यहां पर हार होती है। उसके बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसने जो है क्या किया है? इसने पादशाह की उपाधि धारण किया, पादशाह की उपाधि धारण किया। और उसके बाद इसने एक और उपाधि धारण किया, कलंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कलंदर जो है, कलंदर की उपाधि किसने धारण किया है? तो कलंदर की उपाधि बाबर के द्वारा धारण किया गया है। तो इसने जो है 4 युद्ध लड़े थे,
तो कौन कौन से 4 युद्ध लड़े थे आपने देख लिया है। 1526 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध था यहाँ पर? पानीपत का है, पानीपत का युद्ध हुआ है। 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध है राणा सांगा के साथ में। 1528 ईस्वी में युद्ध हुआ है, चंदेरी का युद्ध हुआ है, चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 ईस्वी में युद्ध होता है, ये घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लड़े गए थे इसके द्वारा। समझ में आ गया ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी एक जो है आत्मकथा थी, बाबर ने तुर्की भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बाबर नामा। तो बाबर नामा किसने लिखा है? स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया है, स्वयं बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया है। ये बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ में आ ही गया होगा, बाबर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या नंबर आते यहां पर, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? वेथी, मेथी, साथी, बीती, किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करेंगे आप सभी लोग। अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी वेथी। क्या नाम था? वेथी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उसमें कोई संदेह नहीं। चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, शाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो जानते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1928 में। जिसके नेतृत्व में लड़ा गया है उसी के नेतृत्व में लड़ा गया सारा बंदी आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया था शाराबंदी आंदोलन। 1922 में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और किसानों द्वारा करों को भुगतान न करने का निर्णय लिया गया था यहां पर। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा यहां पर है? आंसर करके आप सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर देखा जाए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। क्या यह कांग्रेस से पहले की पूर्ववर्ती संस्था थी या नहीं थी? तो बिल्कुल थी। 1876 ईस्वी में स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। क्या यह संस्था थी पूर्ववर्ती? बिल्कुल थी। इंडियन नेशनल यूनियन की बात कर लेते हैं। ये इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर 1875 में होती है, 1875 में होती है। तो ये जो है देखा जाए उपर्युक्त में से एक से अधिक इस दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कांग्रेस, अब प्रश्न ये उठता है कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। किसकी? कांग्रेस की। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और महासचिव AO ह्यूम को बनाया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी, तैयबजी। तो इसकी स्थापना बंबई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है।
और यहाँ पर 4 बड़े नेता इसकी स्थापना किए थे। कौन कौन से 4 बड़े नेता स्थापना करते थे? फिरोज शाह मेहता थे यहाँ पर, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के अलावा देखा जाए यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है थे इसके स्थापना संस्थापक। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर, केटी तलंग साहब थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, केटी तलंग साहब थे। और इसके अलावा त्रयंबक, नाम क्या है? काशीनाथ त्रयंबक, काशीनाथ त्रयंबक, काशीनाथ त्रयंबक जो है थे। समझ में आया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये 4 लोग जो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। चलेंगे अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना को महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को किसने स्थापना किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। तो किसकी स्थापना किया था? चलिए, तो राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब यहां पर इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके, इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। और यह जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन किया था? इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी, इस इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का यह इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूजा सिंह जी, हम इसको देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है आयोजन कब होता है? इसका आयोजन 1883 में होता है। क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं 19। नगरों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं, आप आंसर करके आप बता सकते हैं। सही नहीं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों, केवल ये शब्द आ गया, उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था असहयोग आंदोलन की। गलत कह रहा है। कह रहा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव में बहिष्कार किया गया। गलत कह रहा है, बहिष्कार नहीं किया गया, भाग लिया गया। ये भी गलत कह रहा है। फिर है और कह रहा हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये बात सही है, लेकिन आपको सही नहीं वाला चॉइस करना है। तो कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 सही नहीं। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? यह शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को चालू होता है
उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 करोड़ रुपए का तिलक कोष बनाया जाता है। और 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो जाता है। उस चौरी चौरा कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाता है। महात्मा गांधी कहां पर स्थगित करते हैं? बरदौली में, गुजरात, स्थगित कर देते हैं। क्लियर है यहां पर? यह है असहयोग आंदोलन। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल यहां पर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि इसलिए त्याग दिया था क्योंकि एक घटना घटित हो गई थी। एक एक्ट आया था मार्च 1919 ईस्वी में, एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ये आया हुआ था। ठीक है, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए, रॉलेट एक्ट हो गया हमारे साथ। अब इसी रॉलेट एक्ट के तहत जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके साथ में गिरफ्तारी होती है डॉक्टर सत्यपाल को। डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। सत्यपाल किसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है? इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होती है। जलियांवाला बाग भीड़ इकट्ठा होती है। और उस दिन बैसाखी का पर्व था। वैसाखी पर्व था, वहां पर त्योहार था। पंजाबियों का बहुत प्रसिद्ध त्योहार होता है। और जनरल डायर ने यहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। और उसी विभत्स घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। बात समझ में आया? और इसी वजह से महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? महात्मा गांधी ने त्यागी दिया था कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि जो है त्याग दिया था। और जमुना लाल बजाज ने कौन सा? जमुना लाल बजाज ने उपाधि त्याग दिया था। ये उपाधि त्याग दिया था राय बहादुर की। राय बहादुर की उपाधि को यहां पर त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में किया। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में महात्मा गांधी के लिए आमंत्रण दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहां पर 1920 के असहयोग आंदोलन में अपना जो है क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है,
चलेंगे क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं 22। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बरदोली सत्याग्रह 1928 का परिणाम था? नहीं। मोपला विद्रोह हुआ कब था? 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो किसका परिणाम है यहां पर मोपला विद्रोह? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मोपला विद्रोह परिणाम है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने। मुसलियार ने जो है इसका नेतृत्व किया था और इसका मेन लक्ष्य खिलाफत आंदोलन का जो था, खिलाफत कमेटी के बारे में था, खिलाफत आंदोलन। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी के परिणाम स्वरूप जो है मोपला विद्रोह यहाँ पर होता है। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद शुरुआत और शौकत अली ने इसका शुरुआत में समर्थन किया था, लेकिन जब ये हिंसक होने लगा तो ये जो है यहाँ पर इसको रोक दिया जाता है। तो आज का सेशन बस इतना ही। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रा।